हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लिटिल मशरूम मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 9 ही है। फेंग आन को कैरी करते हुए एक सेफ जगह तक पहुंचा देता है। तभी उन दोनों को मिस्टर शाओ देख लेता है। उसके मन में कुछ तो ख्याल आता है। बैग में कैरी करने के लिए आन फेंग को थैंक यू बोलता है। फेंग बोलता है यू आर वेलकम। लाइट हाउस के कर्मी आए और रेडार चालू कर दिया। वो सभी 4 इमारतों के नीचे हैं। सीढ़ी के ठीक नीचे एक वर्म है जो जमीन में घुसकर इमारतों में मौजूद लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। फेंग पूछता है क्या हमें फुल इवैक्यूएशन करने की जरूरत है। हावर्ड बोलता है हाँ, एंड तुम्हें भी इसमें शामिल होना है। फेंग उसे बोलता है मुझे रेडार इमेजेस दिखाओ। हावर्ड बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है। फेंग बोलता है पर डिस्पर्सर यहाँ पे है। हावर्ड बोलता है डिस्पर्सर को बचाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हें ये कितनी बार बताऊं। हमारे खाली होने के बाद मैं तुरंत डिस्पर्स सेंटर में संपर्क करूंगा ताकि वो बाकी 9 डिस्पर्सर का इंटेंसिटी बढ़ा सके। फेंग उसे गन दिखाते हुए बोलता है मुझे रेडार इमेज दिखाओ। ये देख के हावर्ड एक पर्सन को बोलता है उसे इमेज दिखाओ। वो पर्सन फेंग को वो इमेजेस दिखाता है। उन इमेज को देख के फेंग बोलता है वो मॉन्स्टर बिल्डिंग में मौजूद लोगों के ऊपर टारगेट नहीं कर रहा है। डिस्पर्शन एट्रियम में है एंड वहाँ का फाउंडेशन अटूट है। इसका मतलब है कि वर्म केवल 4 इमारतों के नीचे से ही निकल सकते हैं। हावर्ड उसे बोलता है तुम्हारा कंक्लूजन लाइट हाउस रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता है। फेंग उसे बोलता है मैं हर साल का आधा मंथ खाई में बिताता हूँ। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर देखे हैं, इतने कि तुमने उतने लोग भी नहीं देखे होंगे। ये सुन के हावर्ड कोई रिप्लाई नहीं दे पाता है। देन कुछ सेकंड के बाद वो बोलता है वेट, तो फिर दूसरे डिस्पर्सर का। तभी लू फेंग एक पर्सन को बोलता है डिस्पर्शन सेंटर में इमीडिएटली कांटेक्ट करो। वो पर्सन डिस्पर्शन सेंटर में कॉल लगाता है पर कॉल नहीं लगता है। ये देख के हावर्ड भी तुरंत कॉल लगाता है पर वो भी कनेक्ट नहीं कर पाता है। देन फेंग एक व्हीकल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एक पर्सन उसे पुकारता है। फेंग उसे बोलता है तुम यहीं पे रुको और सीडीए की सहायता करो। वो पर्सन बोलता है क्या हमें ट्रायल कोर्ट बुलाने की जरूरत है। फेंग बोलता है सिटी गेट को बंद कर दो एंड सबको बोलो डिस्ट्रिक्ट 5 में जमा होने के लिए। ये सुन के वो पर्सन बोलता है यस सर, आप सेफ रहिए। फेंग व्हीकल ड्राइव करता है। वो लोग डिस्पर्शन सेंटर जा रहे हैं। एक पर्सन किसी को कॉल में बोलता है कि हम लोग डिस्पर्शन सेंटर जा रहे हैं, हमें वर्स्ट केस सिनारियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी के लिए हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि डिस्पर्सर जिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यूज करके आर्थ्रोपोड एंड बर्ड्स को रिपेल करता है उस फ्रीक्वेंसी से वो वर्म्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन हम सुनियोजित हमले की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि हम लोग दूसरे डिस्पर्शन साइट पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सिटी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जिसकी वजह से सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन खराब हो जाने की वजह से इंसेक्ट, बर्ड एंड वर्म क्लास के मॉन्स्टर कभी भी सिटी में अपीयर हो सकते हैं। प्लीज आप सारे दरवाजे एंड विंडो बंद कीजिए एंड घर के अंदर रहिए। अगर आपको कहीं भी सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आए तो आप तुरंत सीडीए में रिपोर्ट कीजिए। बेस की मिलिट्री आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग प्रिजनर थे एंड सीडीए के कर्मचारी को सेफली एक पास ही के बिल्डिंग में रखा गया है। उन्हें ग्रुप में बांट दिया गया है एंड प्रत्येक ग्रुप को एक रूम में लॉक करके रखा गया है। इसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है। उस रूम में आन, मिस्टर साओ एंड वो पोएट मौजूद है। उन्हें एक रूम में बंद करके रखा गया है। पोएट बोलता है डिस्पर्शन सेंटर सभी डिस्पर्शन को मैनेज करता है।
जंगल में रहने वाला एक छोटा सा इंसेक्ट भी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। उस डिस्पर्सन से अल्ट्रासोनिक वेव निकलते हैं एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी से, जो इंसेक्ट को दूर रखता है एंड हम रेसिडेंट को सेफ रखता है। ब्रीडिंग इंसेक्ट के लिए ह्यूमन का फ्लैश एंड ब्लड उनके लिए एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड है, उनके अंडों के लिए। आन पूछता है इंसानों का क्या होता है। पोएट आन का नेक में टच करते हुए बोलता है, मान लो कि कल रात एक छोटे से कीड़े ने तुम्हारे स्किन के अंदर अंडे दे दिए। उस इंसेक्ट का जीन तुम्हारे साथ मिल जाएगा। 3 दिन के अंदर ही तुम्हारे स्किन के नीचे ऐसे ही बिलियंस एग फैल जाएंगे। जब उन अंडों में से जीव निकलेगा, वो जीव तुम्हारे आंखों, सांस की नली में से उड़कर दूसरे लोगों के ऊपर गिरेंगे। ये सब सुन के मिस्टर साओ बोलता है, तुम उस बच्चे को मत डराओ। आन को याद आता है एक दिन जब वो दूसरे के साथ था, तब लू फेंग ने एक जेनोजेनिक को काटा था एंड उसके पेट के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट मौजूद थे। आन पोएट को पूछता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। पोएट बोलता है, हम बस प्रे कर सकते हैं कि डिस्पर्शन सेंटर में कोई बड़ी घटना ना घटे, या फिर डिस्पर्शन सेंटर जल्दी ही रिपेयर हो जाए, अदरवाइज जजमेंट डे हमारे सामने अगेन आएगा। मिस्टर शाओ से बोलता है, क्या तुम्हें जजमेंट डे के बारे में पता है। पोएट बोलता है, मैंने बस इसके बारे में थोड़ा सा सुना था। बेस बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहा है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि सेफ्टी बस टेम्पररी के लिए है, जबकि डेंजर इटर्नल है। लाइफ प्रिविलेज नहीं है, बल्कि ये तो एक गिफ्ट है। तभी आन पूछता है, ये जजमेंट डे क्या है। तभी मिस्टर शाओ आन को बोलता है, मैं तो पूछना भूल ही गया, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है। ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। मिस्टर शाओ हंसते हुए बोलता है, लास्ट नाइट पोएट एंड मैं टेंट में थे, क्या तुम तब उसके साथ सो रहे थे। आन बोलता है, नहीं, वो नहीं सोए। मिस्टर शाओ उसे टीज करते हुए बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो नहीं सोया था, तुम जरूर उसके साथ सोए होगे। ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। देन वो पोएट को पूछता है, ये जजमेंट डे क्या है। पोएट बोलता है, क्या तुम्हें पता है आर्बिटर कोड को क्यों प्रपोज किया गया है। आन बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। पोएट बोलता है, इसके बारे में एल्डर्स जानते होंगे। ये सुन के मिस्टर साओ बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता है। जब मैं यंग था तब सारे लोगों ने इस बिल को सपोर्ट किया। पोएट बोलता है, आर्बिटर कोड लगभग 1 सेंचुरी से चला आ रहा है। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि कोड कैसे आया, क्योंकि बेस पे ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। मिस्टर शाओ बोलता है, जब मैं छोटा था तब मैंने इसके बारे में दूसरों से सुना था। साउथ ईस्टर्न बेस के खत्म होने के बाद हर कोई बहुत डरा हुआ था। उन दिनों जेनेजेनिक म्यूटेशन इतने गंभीर नहीं थे जितने कि अब है। जब लोग बाहर से बेस पर लौटते थे तब उन्हें केवल पूरे शरीर की जांच से गुजरना पड़ता था। जब तक आपके बॉडी में कोई घाव या अबनॉर्मलिटी नहीं थे, आप ठीक थे। बेस में हर जगह सैनिक खड़े होकर रहते थे एंड जैसे ही उन्हें म्यूटेंट का पता चलता था वो उसे तुरंत मार देते थे। तब अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसीलिए बेस के चारों तरफ इंसेक्ट उड़ते रहते थे। बड़े इंसेक्ट को मार दिया जाता था, लेकिन छोटे इंसेक्ट को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल बिछाया गया। माइनर्स को बेस छोड़ने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कीड़ों को पकड़ने वाले टीम बनाए और चारों ओर घूमकर कीड़ों को मारने लगे। मैं अपनी युवा अवस्था में कीड़ों को पकड़ने वाला एक टीम का कप्तान भी था। 1 दशक से भी अधिक समय के बाद अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन चलने लगे। इसकी वजह से एक सिंगल इंसेक्ट भी बेस की ओर उड़ नहीं सके। पोएट बोलता है, उस समय तक आर्बिट्ररी कोड पहले से ही नियमित हो चुका था। मिस्टर शाओ बोलता है, ये सही है, पर ये बिल इंसेक्ट की वजह से लागू नहीं हुआ है, बल्कि ये एक सिविलियन रिकॉर्डिंग की वजह से हुआ है। जब एक सिविलियन ऑपरेटर कुछ पुराने जल टावर फुटेज का नियमित निरीक्षण कर रहा था, तब उसने देखा कि एक कोने में कुछ हुआ है। तब वहां पे काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए रिकॉर्डिंग के समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
पर उस ऑपरेटर ने जैसे ही फुटेज को देखा वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसने क्या देखा। उसने एक पर्सन को देखा जो अजीब ढंग से चलते हुए पूल के किनारे जा रहा था। मैंने सुना था कि वो ह्यूमन शेप जोक की तरह दिख रहा था। वो पूल के किनारे ऐसे बैठ गया जैसे उसके शरीर में कुछ भी हड्डी ना हो। फिर उसने अपना पैर पूल में डाल दिया। उस पर्सन का पैर एक परभासी सफेद चीज बन गया और वो फट गया। उसका एक बड़ा टुकड़ा पानी में फैल गया। इसका वर्णन करना असंभव था। इसके बाद उसका पूरा शरीर पूल में बह गया और पानी का स्तर बढ़ गया। यह पूल बेस वाटर सर्कुलेशन सिस्टम का एक हिस्सा था। मिस्टर साओ का स्टोरी पोएट एंड आन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मिस्टर साओ बोलता है इसके बाद एक पाइप के जरिए यह पानी बेस के पीने के पानी से मिल गया। इससे भी बुरी खबर ये थी कि ये वीडियो 20 घंटे से भी अधिक पुराना था। ये सुन के पोएट बोलता है पूरा शहर उससे एक्सपोज्ड हो गया था। मिस्टर साओ बोलता है एग्जैक्टली, लाइट हाउस के द्वारा की गई जांच से पता चला है कि यह एक नरम शरीर वाला एक्वाटिक जेनोजेनिक था। एंड अपने बॉडी को वाटर में डिफ्यूज करना शायद ये उसका रिप्रोडक्शन मेथड है। संक्षेप में कहा जाए तो पूरा बेस अब संक्रमण के खतरे में था और कोई भी सुरक्षित नहीं था। इसके बाद उस बिल को तुरंत ही अधिनियमित कर दिया गया। पोएट बोलता है आर्बिटर एंड जजेस का पहला जनरेशन मिलिट्री से नहीं आया था बल्कि वो लाइट हाउस से था। मिस्टर साओ बोलता है अगेन तुम सही कह रहे हो। लाइट हाउस में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमनॉइड जेनोजेनिक्स के ऊपर स्टडी किया एंड उनके विशेषताओं के बारे में जाना। एक्वाटिक जेनोजेनिक इन्वेंशन के बाद ट्रायल कोर्ट बना। 10 दिन के अंदर उन्होंने बेस से सभी को संगठित किया और एक एक करके उनकी जांच की। कोई घायल नहीं हुआ लेकिन कोई भी संक्रमित हो सकता था। इंस्पेक्शन करने के लिए कोई भी मेथड नहीं पता था, इसीलिए ये पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन और अंतर्ज्ञान पर निर्भर था। भले ही तुमने एक कोर पानी पीने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, अगर ट्रायल कोर्ट चाहती है कि तुम मरो तो फिर तुम्हें मरना ही होगा। वो 10 दिन सचमुच खून खराबे के दिन थे। ऐसा कहा जाता है कि पूरा बेस का आधा हिस्सा खत्म हो गया था। पोएट बोलता है मैंने भी रफली यही सेम इंफॉर्मेशन पाया था। वो 10 दिन लेजेंडरी जजमेंट के दिन थे। मिस्टर साओ बोलता है जो राइटर अपने पेन से खिलवाड़ करता है बस वही लोग ही इसे जजमेंट डे कहते हैं। ये सुन के पोएट हंसने लगता है। देन वो बोलता है कयामत के दिन अर्थ पे हर किसी का जजमेंट होगा गॉड के सामने। तब उसे हेवन एंड हेल में से किसी एक में भेजा जाएगा एंड यही है जजमेंट डे। मिस्टर साओ बोलता है कौन जानता है, जब वर्जीनिया बेस को हमारे बेस का डिसीजन के बारे में पता चला उन्होंने तब बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने हमारे बेस पे रिसर्च टीम भेजा। उन्होंने एक डिवाइस भी भेजा। उस डिवाइस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन जेनोजेनिक है। पोएट बोलता है इसके कुछ महीने बाद ही वर्जीनिया बेस पे ह्यूमनॉइड एक्वाटिक जेनोजेनिक ने हमला कर दिया एंड उन्होंने सबको इन्फेक्टेड कर दिया एंड जल्द ही डिक्लेयर कर दिया गया कि वो बेस खत्म हो चुका है। मिस्टर साओ बोलता है वर्जीनिया बेस के उस बेवकूफ द्वारा निर्धारित उदाहरण के बाद आर्बिटर के कोड को एक नया जगह मिल गया। कोई भी जज अपना विल से गोली चला सकता है। जब वो किसी मामले को जज नहीं कर पाते थे तब वो केस आर्बिटर के पास जाता था जिसके पास फुल अथॉरिटी था किसी को भी मारने का। इसलिए आर्बिटर गॉड की तरह था। अनफॉर्चुनेटली गॉड आसानी से अपना दिमाग खो देता है। एक बार जब आप अपने ही तरह के कई लोगों को मार देते हैं तो आप रुक नहीं सकते। लाइट हाउस के साइंटिस्ट जो ट्रायल संभालते थे उनका एक अलग ही बैच बन गया। इन 10 सालों में 3 लोग पागल हो गए एंड 2 पर्सन ने सुसाइड कर लिया। लाइट हाउस में रहने वाले साइंटिस्ट ये चीज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ये काम मिलिट्री को सौंप दिया गया। मिलिट्री के लोग ज्यादा लंबे समय तक जंगल में तैनात रहते हैं,
इसीलिए उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखे हैं। उन्होंने जेनोजेनिक को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मजबूत मेंटालिटी विकसित कर लिया है। अंत में आर्बिटर का रिप्लेसमेंट हर 3 साल में एक बार घटकर 10 साल में एक बार हो गई। लू फैंग का उम्र 20 साल भी नहीं है। आखिर वो आर्बिटर कब बन गया? मुझे लगा कि वो बहुत यंग है, इसीलिए मैंने शर्त लगाया था कि वो 3 साल से भी ज्यादा नहीं टिक पाएगा। यह साल उसका 7वां होगा। हुबर्ट के अनुसार उसके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या पिछले आर्बिटर की तुलना से कई गुना अधिक है और पिछले 3 वर्ष से ये संख्या हर साल दुगना हो गया। हर कोई जानता था कि उसे पागल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पॉइंट बोलता है आर्बिटर और जज के बीच यह कहना कठिन है कि कौन सबसे ज्यादा मानसिक दबाव महसूस करता है। देन वो आन की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन यह देखते हुए कि कर्नल लू अभी भी इस बच्चे के साथ सोने का आनंद ले पा रहा है, ऐसा लगता है कि वो पागल होने से काफी दूर है। देन वो बोलता है, नहीं रुको, कर्नल लू की तरह कोल्ड एंड हार्टलेस पर्सन के लिए यह वास्तव में पागलपन का संकेत हो सकता है। वो आन को पूछता है, तुम्हारा कंडीशन कैसा था? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? पर आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी एक इंसेक्ट विंडो से टकरा जाता है। वो विंडो के अंदर आने की कोशिश करता है। उस इंसेक्ट को देख के वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। पोएट बोलता है, सब कुछ ठीक ही है, ये विंडो पूरी तरह से सील है, इसीलिए ये अंदर नहीं आ सकता। मिस्टर शाओ बोलता है, हर जनरेशन पिछले जनरेशन से और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। पोएट बोलता है, जेनेटिक इन्फ्यूजन, जितने ज्यादा जीव फ्यूज होने लगेंगे उनका शकल उतना ही विचित्र होता जाएगा और उनका संक्रमता उतना ही अधिक मजबूत होता जाएगा। मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ पिछले सदी से। उसने कहा था कि इंसानों ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, पर उन्हें कभी पता नहीं चल पाया कि इन इन्फेक्शन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है। तभी मिस्टर शाओ बोलता है, सीरियसली क्या तुम पर्दे बंद नहीं कर सकते? पोएट बोलता है, मुझे इस सिटी को कुछ देर और देखने दो, इस शहर का जल्द ही अंत होने वाला है। ये सुन के आन सोचता है, ह्यूमन के पास कई अजीब डिवाइसेस हैं। वो डिवाइस आमतौर पे आधार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, लेकिन कई बार वो विफल हो जाते हैं, जैसे कि अभी। तभी पोएट आन को बोलता है, तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे हो। देन वो पर्दे क्लोज करते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत स्ट्रेंज हो। आन बोलता है, क्या ऐसा है? पोएट बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा शांत लग रहे हो। लग रहा है तुम्हें कोई परवाह नहीं है आगे क्या होने वाला है। तुम्हारे जैसे लोग हमारे जेनरेशन में बहुत ही रेयर हैं। ये सुन के आन स्माइल करते हुए बोलता है, शायद ऐसा हो सकता है। देन वो सोचने लगता है, ह्यूमन एंड मशरूम के बीच बहुत सारे डिफरेंस हैं। मुझे ह्यूमंस की तरह पेश आना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या कहना चाहिए? देन वो पोएट को बोलता है, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? पोएट बोलता है, प्रे करो कि डिस्पर्स पूरी तरह से नष्ट ना हुआ हो। इसके बाद तुम प्रे कर सकते हो कि ये विंडो मजबूत रहे। अभी वो इंसेक्ट खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है। मिस्टर शाओ पोएट को बोलते हैं, मैं प्रे करता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखो। पोएट विंडो से बाहर देखता है एंड वो मिस्टर शाओ को बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम ये ना देखो। मिस्टर शाओ बोलता है, मैंने ऑलरेडी देख लिया है, इंसेक्ट का झुंड हमारे ऊपर ही है। अभी मिस्टर शाओ दीवार पे वेंटिलेशन होल देखता है एंड बोलता है कि उन वेंट्स को जल्दी से ब्लॉक करो। पोएट अपना क्लॉथ में से छोटा सा टुकड़ा फाड़ देता है एंड उस क्लॉथ को आन को देते हुए बोलता है, इसे यूज करो। आन उस कपड़े से वेंट को ब्लॉक करता है और बोलता है कि ये काफी नहीं है। पोएट बोलता है, वहीं पे रुको, मैं तुम्हें और कपड़े दे रहा हूँ। आन के फिंगर में दर्द होता है। वो सोचता है, मेरे फिंगर में कुछ तो चुभा। आन एक्स्ट्रा कपड़े लेके उस वेंट को ब्लॉक कर देता है। तभी मिस्टर शाओ बोलता है, जल्दी से चेक करो, कहीं हमने कुछ जगह तो नहीं छोड़ दिया। पोएट बोलता है, ठीक है। आन अपने फिंगर को देखता है। वो देखता है कि उसके फिंगर से ब्लड निकल रहा है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।